नमस्कार, स्वागत है आपका RNI न्यूज दिन भर में। मैं हूं आपके साथ ईशा निकी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश के आगरा में महिला सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2020 की शुरुआत हो गई है। बता दें कि गांव लड़ामदा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किया। वही प्रतियोगिता में 300 से ज्यादा महिला पहलवान हिस्सा लेंगी। बता दें कि यह प्रतियोगिता इसलिए भी काफी खास है क्योंकि इससे महिला पहलवानों का ओलंपिक में खेलने के लिए पहला पड़ाव माना जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि महिला सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सुबह 10 बजे किया। पहले दिन 57, 86 और 97 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले को रहे हैं। वहीं चैंपियनशिप की आयोजन समिति के संरक्षक जितेंद्र चौहान ने बताया कि दंगल देखने के लिए कुश्ती प्रेमियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर संवाददाता अनुज उपाध्याय। देखिए ईशा जी, उत्तर प्रदेश के आगरा में महिला सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2020 की शुरुआत हो चुकी है। गांव लड़ामदा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किया। महिला पहलवान लगातार कुश्ती में अपने दांवपेच दिखा रहे हैं। संरक्षक जितेंद्र चौहान, आयोजन समिति के अध्यक्ष राजकुमार चाहर सहित पदाधिकारी जी जान से कुश्ती में जुटे हुए हैं। ये जो आज मंच लगा है और ये राष्ट्रीय स्तर का मंच है, कोई छोटा मंच नहीं है। अगर यहाँ से हमारी बेटियाँ ये कुश्ती लड़के जाएंगी, नेशनल लेवल पे खेलेंगी, फिर इनका चयन होगा, तो मैं समझती हूँ इंटरनेशनल लेवल पर भी ये जीत के आएंगी। जैसा भी ब्रजभूषण जी भी कह रहे थे कि एक बेटी हमारी सेकंड आई, मेडल जीत के आई। इनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है, इनको सपोर्ट करने की जरूरत है। तो वैसे तो यूपी की रहने वाली हूँ, मैं राजस्थान पुलिस में हूँ, सब इंस्पेक्टर। और ये सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हो रही है। इसमें जो फर्स्ट आएगा शायद ओलंपिक क्वालिफाई के लिए वही जाएगा। अच्छा, क्या लगता है ये प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों को कितना आगे बढ़ाते हैं? यह तो खिलाड़ियों के लिए मतलब इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ओलंपिक, उससे। अब खबर बुलंदशहर से है, जब बम्बा कटने से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। ताजा मामला तहसील सयाना क्षेत्र के ग्राम बुकलाना का है, जहां नहर का बम्बा कटने से किसानों की फसलों की भारी नुकसान हो गया है। बता दें कि फसलों से गुजरकर बम्बे का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि किसानों की करीब 250 बीघा फसल जगमग्न हो गई। वही किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारी को सूचित करने के बाद भी नहीं पहुंचने का आरोप लगाया है। मतलब ये 2 बजे बम्बा आया था। ये गांव बुकलाना जो बसी रोड पड़ता है, समथिंग में 2 बजे बम्बा आने के बाद ये हाथ से बम्बा कट गया। समथिंग में 200-250 बीघा ज़मीन थी जो सब जलमग्न हो चुकी है। काफ़ी नुकसान हुआ है और ये जंगल के रास्ते होते हुए गांव की सीमा तक पानी पहुंच चुका है। अच्छा, जल निगम अधिकारियों से आपकी बातें हुई थी, अभी तक यहाँ कोई पहुँचा नहीं। वही गाजियाबाद में खोड़ा चेयरमैन रीना भाटी ने खोड़ा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार भडाना पर भ्रष्टाचार और मनमानी का आरोप लगाया है। बता दें कि खोड़ा चेयरमैन का कहना है कि उन्हें जनता ने चुनकर चेयरमैन बनाया है, लेकिन अधिशासी अधिकारी गलत कार्य कर उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। अधिशासी अधिकारी के भडाना ने कई कर्मचारियों को बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया, लेकिन जब उन्होंने इसकी जानकारी पत्राचार के माध्यम से लेनी चाहिए तो के भडाना ने उनके पत्रों को जमीन पर पटक कर जानकारी देने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ रीना भाटी ने बताया कि अधिशासी अधिकारी के भडाना गरीब जनता से पानी की पर्ची के रूप में भारी वसूली कर चुके हैं, जबकि वो कह चुकी है कि खोड़ा में पानी के लिए कोई भी पर्ची नहीं काटी जाए। और इसके साथ ही के भडाना अवैध उगाही करके बेसमेंट और बहुमंजिला इमारतों का अवैध निर्माण करवा रहे हैं, जिससे लोगों में उनकी छवि धूमिल हो रही है। ये रही इनकी। अभी कुछ समय पहले कुछ कर्मचारियां निकले, मैंने इनसे जानने की कोशिश करी कि इन कर्मचारियों को आपने कोई नोटिस दिया किसी प्रकार का, क्योंकि देखिए आप समझ सकते हैं कि कोरोना काल में हर किसी को बहुत ज्यादा जरूरत थी काम की, लेकिन जो लोग काम पे लगे हुए हैं उनको उन्होंने किस कारण निकाला, मैं उनसे पूछना चाहती थी। मैंने फर्म के जो मालिक थे मैंने उनसे पूछने की कोशिश करी। फर्म का नाम क्या था? फर्म का नाम सनराइज था। तो उस टेक्नोलॉजी, सनराइज टेक्नोलॉजी जो भी है हाँ जी, शायद नीरज शर्मा, हाँ जी नीरज शर्मा
थे उनके अधिकारी का नाम, तो मैंने उनको बुलाकर बात करने की कोशिश करी। मैंने कि आपने ये किस वजह से निकाले, तो उनका कहना ये था कि जी मैंने ये नहीं निकाले, ये के भड़ाना जी ने निकाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य सचिव ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया है। बता दें कि जिसको लेकर गोरखपुर पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, गोरखनाथ मंदिर, तारामंडल पर विभिन्न प्रकार की टीम को बनाकर चेकिंग शुरू कर दी है। बता दें कि एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मुख्यालय से आदेश आ गया था, जिसको लेकर हमने आतंकवाद निरोधी दस्ता को हमने अलर्ट कर रख दिया था। वही निरंतर चेकिंग जारी है। किसी तरह की आपदा से निपटने के लिए गोरखपुर पुलिस तैयार है। वही इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए बम धमाके के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में सभी प्रमुख स्थानों पर चेकिंग और गश्ती बढ़ा दी गई है, पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। प्रमुख रूप से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, गोरखनाथ मंदिर और तारामंडल नौका क्षेत्र का जो एरिया है उसको पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बढ़ा दी गई है। एडीजी जोन ने अभी कुछ देर पहले एक हाई लेवल की मीटिंग की है, जिसमें जिले के सभी आला अधिकारी एवं सभी जिलों के कप्तान उपस्थित थे, जिनको जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जैसे हमें अलर्ट मिला था कल रात में, तभी हम सतर्क हो गए थे। कल रात में ही हमने जो महत्वपूर्ण जितने भी स्थान हैं जहां पर भीड़ भाड़ की आशंका होती है, और वहां पे हमने कल रात में ही चेकिंग की थी। कल रात्रि में जो जोनल चेकिंग अभियान चल रहा था उसके अंतर्गत खासकर उन जगहों पर फोकस किया गया था। साथ ही साथ जो बीडीडीएस टीम है वो हर 1 घंटे पे ऐसे जगहों पर जाके चेकिंग कर रही है, उसकी रिपोर्ट संबंधित सीओ को दे रही है। तो पूरे इंतजाम किए गए हैं। अभी भी आरटी मैसेज पास किया गया है कि हर एक चौकी इंचार्ज और थाना प्रभारी जो है अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हो जाए और वो हर जगह चेकिंग करता रहे, ताकि इससे डिटरेंट इफेक्ट बना रहे। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने खाली भवनों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि ध्वस्तीकरण के लिए जर्जर भवनों को नीलाम किया जाएगा। प्रथम चरण में इज्जतनगर मंडल में 190 और लखनऊ मंडल में 93 भवनों की नीलामी हो गई है। इसमें रेलवे प्रशासन को करीब 40 लाख की कमाई हुई है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे में स्क्रैप फ्री परिसर अभियान के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर सहित लखनऊ, वाराणसी और इज्जतनगर मंडल के 2106 भवनों को चिन्हित किया गया है। रेलवे प्रशासन ऐसे भवनों, बंगलों, क्वार्टरों का उपयोग करना छोड़ देता है जिनकी उम्र पूरी हो जाती है। वही पानी की टंकियों का उपयोग करना छोड़ देता है, लेकिन समय से उसका निस्तारण नहीं हो पाता है। निष्प्रयोज्य उपकरण भी जहां तहां पड़े रहते हैं। वही स्क्रैप निस्तारण और कमाई में पूर्वोत्तर रेलवे भारतीय रेलवे स्तर पर एक बार फिर अव्वल आया है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव। देखिए, गाजियाबाद में हुए भूमि हादसे को लेकर इस समय सारी सरकारें जो है वो पूरी तरह से गंभीर है, और इसी क्रम में रेलवे ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जहां पर ये जितने भी जर्जर भवन हैं उनका परित्याग किया जाएगा, उनको गिराया जाएगा, उनकी जगह नए भवनों को बनाया जाएगा। इसकी जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे के पीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दिया और बताया कि ये जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र में करीब 2100 ऐसे भवन हैं जिनको गिराया जाएगा और उनकी जगह नए भवनों को स्थापित किया जाएगा। तो एक पूर्वोत्तर रेलवे की एक बड़ी पहल है ये। हम लोगों ने पूर्वोत्तर रेलवे को स्क्रैप फ्री जोन बनाने के लिए इस वित्तीय वर्ष लगातार प्रयास किया है और उसके फलस्वरूप हम लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर पिछले साल के कंपैरिजन में बात करें तो तुलनात्मक वृद्धि के क्षेत्र में हम लोगों ने अभी तक के फिगर की अगर बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में कुल 59% अधिक स्क्रैप बिक्री की है। सूबे के मुखिया एक तरफ भ्रष्टाचार को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं, वहीं कानपुर देहात जिले के एक गांव के प्रधान और प्रधान सचिव मिलकर अनोखा खेल सामने आया है कि कैसे जिलाधिकारी की बिना स्वीकृति के 28 लाख के गांव में दुकानें बनाकर रुपए भी निकाल लिए, जबकि दुकानें अभी भी अधूरी पड़ी हुई है, जिसकी जांच अब मुख्य विकास अधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को दी है। बता दें कि ग्राम पंचायत के प्रधानों के 25 दिसंबर को कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में इन 5 सालों में ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों की जांच उच्च अधिकारियों ने शुरू की, तो एक के बाद एक कई गांव भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं।
ऐसा ही एक ग्राम सभा के गांव डिलवर का है, जहां प्रधान और प्रधान सचिव ने मिलकर गांव में विकास कार्य को छोड़ा और गांव में 28 लाख की दुकानें बनवा डाली, जिसकी स्वीकृति ने ही जिलाधिकारी से ली और ना ही मुख्य विकास अधिकारियों से ली। वहीं जब इस बात की जानकारी जिले के उच्च अधिकारियों को लगी तो उन्होंने इसकी जांच जिला पंचायती राज अधिकारी को सौंप दी, जिसकी जांच चल रही है। में जो ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की शिकायत आप बता रहे हैं 28 लाख रुपए की, बड़ा अमाउंट है और ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी में आता है। अगर ये बात सच साबित होती है तो किसी भी प्रधान के खिलाफ जो भी शिकायत होती है वो आप सब लोग अवगत हैं, एफिडेविट में जिलाधिकारी महोदय के समक्ष की जाती है। फिर एक जांच अधिकारी जो नामित होता है वो एक इंटरिम जांच करता है और उसके बाद एक अंतिम जांच करके रिकवरी या FIR जो भी उस पर दंडात्मक पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत बनता है वो करवाया जाता है। इस पर्टिकुलर जांच का हम लोग दिखवा लेंगे। 28 लाख अगर गमन है तो रिकवरी की और वसूली की कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें अलग अलग दुकानें पास की गई थी, अलग अलग दुकानों का निर्माण हुआ है। स्लैब केवल पैसा बचाने के लिए कि अगर अलग अलग स्लैब डराएंगे तो उसमें धागा वो आ जाता निशान उसमें, जैसे कि एकल कक्ष अलग अलग लोगों ने बनाए स्कूलों में, तो केवल स्लैब हमने एक बार डला दी गई है। अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट बने, अलग अलग काम हुआ, कोई धन का दुरुपयोग नहीं हुआ। सारी हमारी जांच करने के लिए हम तैयार हैं, कोई भी जांच कर ले, जांच हो भी चुकी है हमारे द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त नजर आ रही है, लेकिन कानपुर देहात के डिलवल ग्राम पंचायत में प्रधान व सेक्रेटरी की मिलीभगत से 28 लाख रुपए के बिना DM के अनुमति से कार्य करा दिया गया है। जब ये सूचना उच्च अधिकारियों को मिली तो उन्होंने जांच करा दी है। अब देखने वाली बात ये होगी DPRO इस जांच में क्या देते हैं। विपिन, RNI न्यूज, कानपुर देहात। अब खबर मेरठ से है, जहां कृषि कानून के विरोध में किसानों को अब वकीलों का भी साथ मिलता साफ नजर आ रहा है। बता दें कि जिसको लेकर मेरठ कचहरी में वकीलों ने जमकर हंगामा काटा और साथ ही साथ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके DM को ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे वकीलों की मांग है कि सरकार कृषि कानून को तत्काल वापस ले ले। बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बहन जी की सरकार देखी है भैया, सरकार देखी है और अब बाबा की भी सरकार देख ली, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ नहीं मिला। अब आगामी जिला पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, साथ ही विकास और जनता के हक की लड़ाई लड़ेगा। वहीं इस मौके पर स्थानीय लोगों की हजारों की संख्या में भारी भीड़ मौजूद रही। तो वहीं विधायक कुलदीप सिंह ने कहा कि किसानों के साथ लगातार सरकार अन्याय कर रही है। किसानों के साथ आम आदमी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और जब तक किसान प्रदर्शन करते रहेंगे, जब तक कानून सरकार वापस नहीं ले लेती, आम आदमी पार्टी को भी किसानों के साथ खड़े रहने के लिए कहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहा है कि 2022 में भी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और अच्छी शिक्षा, स्कूल और चिकित्सा, साथ ही बिजली की दरों की कीमत भी कम करेंगे, जिससे कि गरीब जनता को सहूलियत मिल सके। कानपुर देहात में मिशन शक्ति अभियान के तहत जिले के इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की मेधावी 15 छात्राओं को एक दिन की जिले की कमान मिली। बता दें कि इंटरमीडिएट की मेधावी छात्रा लक्ष्मी कटियार बनी जिलाधिकारी और प्राची देवी CDO बनी। साथ ही एक दिन पुलिस अधीक्षक ने सभी SP ऑफिस के सभी विभागों का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि SP की कुर्सी पर बैठकर लोगों की समस्याएं भी सुनी और साथ ही साथ महिलाओं के मामलों को जल्द निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि एक दिन के लिए SP बनी श्रेया सिंह ने जनपद वासियों से यातायात नियमों का पालन करने के साथ ही महिलाओं का अच्छा व्यवहार करने की अपील भी की है। वहीं कानपुर में भारतीय शिक्षा समिति द्वारा शनिवार को सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज दामोदर नगर में प्रांतीय सांस्कृतिक प्रश्न मंच और आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। विद्यालय के प्रबंधक ओम प्रकाश अग्रवाल ने सभी बच्चों को संबोधित किया और शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 4 अप्रैल को लायंस क्लब कानपुर गैंगेस की ओर से स्कूल में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने जा रहा है
जहां सभी जाति और धर्म के लोग हिस्सा ले सकते हैं। बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कानपुर प्रांत के संगठन मंत्री सुनील जी ने बच्चों को शिक्षा का जीवन में महत्व बताया। वहीं प्रतियोगिता के दौरान कोरोना की गाइडलाइंस का भी पालन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में भारतीय शिक्षा समिति के प्रदेश निरीक्षक आत्मानंद जी, राधेश्याम देवी, दयाल त्रिपाठी, प्रियंका श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। वहीं वाराणसी में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुजीत सिंह लक्कड़ को अज्ञात बदमाशों द्वारा जान से मारने की धमकी मिली है। बता दें कि जिसके चलते समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी का एक प्रतिनिधि मंडल एसपी ग्रामीण विनय कुमार सिंह से मिला और ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। कल रात में हमारे कार्यालय हमारे घर के पास में है, जहां पर हमारा ऑफिस जहां हम लोग बैठते हैं। कल रात में 3 गाड़ी से बदमाश पहुंचे, असलहा लैस होकर, जिसमें हमारी गाड़ी खड़ी थी। कभी गाड़ी हमारे घर खड़ी होती, कभी तालाब पर अपना जहाँ कार्यालय है। तो रात में पहुँचे, हम तो मिले नहीं, लेकिन हमारे जो चौकीदार वहाँ काम देखने वाले हैं उन लोगों को भद्दी भद्दी गाली देना, हमें भी गाली देना, असलहा निकाल कर चमकाना, एक तरह से डरवाना। हम लोगों के मतलब कि दहशत हो गया एरिया में पूरा। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए RNI न्यूज़ के साथ।